नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर चांद त्रेहान। ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट फ्रीलांस साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम आज जानेंगे कि जिस तरीके से कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में पड़ा पिछले एक साल से, हर एक सेक्शन जो है वो इससे ग्रस्त है, मगर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बच्चों की जो मेंटल साइकोलॉजिकल जो उनकी ग्रोथ है उस पर पड़ा है। और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरीके से उनको मोटिवेट करना चाहिए, किस तरीके से उनको ट्रेन करना चाहिए और पेरेंट्स का इसमें क्या खास रोल रहता है। तो डॉक्टर चांद, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। थैंक यू। तो मैम, जिस तरीके से हम शुरुआत कर रहे थे कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोविड का इम्पैक्ट है और बच्चे हैं उनका सेक्शन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो क्या आप कहेंगे किस तरीके से इस पर कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है? कोविड-19 इटसेल्फ बहुत बड़ा एक शॉक लगा है पूरे वर्ल्ड को, पर बच्चों पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि बच्चे पहले तो इनके स्कूल्स बंद हो गए, घर के अंदर भी जो पेरेंट्स हैं वो भी अभी लो फील कर रहे हैं और कनेक्शन पेरेंट्स के साथ कट गया है, बच्चों के फ्रेंडशिप टूट गई है एंड जो करियर मेकिंग स्टेज है वो यही है। तो इसमें वो भी एक लैक कर रहा है कि अब उनको पता नहीं चल रहा किस डायरेक्शन में ये सब जाएगा, तो बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं बच्चे। इनफैक्ट मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे क्लिनिक में आ रहे हैं एंजाइटी अटैक्स के साथ या पैनिक अटैक के साथ, और उनको यही नहीं समझ आ रहा है कि सामने दुनिया में अब वो क्या करेंगे। तो मैम, पिछले 27 साल से आप इसी फील्ड में हैं। हमने आपके अलग अलग सेशन देखे हैं, कभी आप टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं, कभी CBSE में आप एक बड़े लेवल पर आप ट्रेनर का काम उसमें करते हैं, स्टेट बोर्ड में आपका बड़ा इम्पैक्ट है। तो किस तरीके से ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और ये एक डिफरेंट एक फील्ड है अगर हम नॉर्मल बात करें, लोग टीचिंग में जाते हैं या लोग अलग अलग फील्ड चुनते हैं, तो साइकोलॉजिकली इट्स अ डिफरेंट वे हाउ यू स्टार्ट योर करियर। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने भी MA करी थी और उसके बाद मैं डॉक्टरेट करी और मैं भी लेक्चरर थी और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती थी, पर कहीं मुझे एक्सपोजर था काउंसलिंग की, क्योंकि मैंने आई थिंक 1993 में एक जगह पर काउंसलर का काम किया था और मुझे वो हमेशा अट्रैक्ट करता था। तो जब मैं जम्मू में आई 2000 में, तो यहाँ पर काउंसलिंग कोई समझता भी नहीं था और कोई काउंसलर के पास जाना तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करता था। तो मेरा पहला क्लिनिक यहाँ पर आया एज अ काउंसलर। आई स्टार्टेड वर्किंग एंड CBSE के जो ये स्कूल्स हैं इनके साथ मैं कंसल्टेंट एंड एज अ काउंसलर जुड़ गई। उसके बाद CBSE की भी रिसोर्स पर्सन ऑल ओवर इंडिया आई वुड ट्रैवल एंड काफ़ी पेरेंटल सेशंस एंड ये सब लेने शुरू कर दिए मैंने। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो बाय एंड लार्ज जो सोसाइटी है इसमें बहुत ही वनरेबल ग्रुप है हमारे बच्चे, और अगर मैं बच्चों को लेके चलूँ तो उनके साथ जुड़ जाते हैं टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो मेरा कहीं एक ये मिशन बन गया कि मुझे हर बच्चे को खुश देखना है, उसको सही रास्ते पर डालना है और उसके लिए मुझे पेरेंट्स को और टीचर्स को भी तैयार करना है। सो मेरा क्लिनिक काउंसलिंग के लिए जब मैंने खोला तो मुझे अभी भी याद है कि 2000 में मुझे एक स्कूल के अंदर उसको छुपा के खोलना पड़ा और कोई भी नहीं आता था, कहते थे कि हमारा बच्चा कोई पागल है जो आपके पास आएगा। तो यही मेरा क्वेश्चन इसके बिल्कुल साथ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी साइकोलॉजिकली हम किसी की बात करें, साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो हमेशा लोगों को एक हेजिटेशन रहती है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब कि आपको कहीं ना कहीं आप मेंटल लेवल पे आप स्टेबल नहीं हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक स्टिग्मा अटैच्ड है, बट अब टाइम बदल रहा है और मुझे लगता है कि जैसे अगर हमें ENT की प्रॉब्लम होती है तो हम ENT डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पैर में दर्द है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। मेंटली अगर हम परेशान हैं और वो परेशानी कुछ हद तक ज़्यादा ही बढ़ गई है, या हमें लगता है कि पढ़ाई के मामले में बच्चा स्लो लर्नर है और बहुत देर तक पिकअप नहीं कर रहा है, या मुझे एग्रेशन बहुत आता है, या मुझे डिप्रेस्ड लो फीलिंग आती है, तो ये हमारे मेंटल स्टेट को डिफाइन करता है। इसलिए एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए मदद लेने के लिए, क्योंकि अगर एक स्टेप पर ही पकड़ा जाए तो बहुत हद तक ये ठीक हो जाते हैं। एंड अगर मेंटल स्ट्रेन है तो वो जुड़ जाता है फिजिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल एलिमेंट्स के साथ, जिनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो मेंटली हेल्दी आदमी अगर नहीं है तो हो सकता है वो साइकोसोमैटिक जैसे अल्सर्स हैं, BP है, माइग्रेन है, इस तरह की बीमारियों के साथ वो जुड़ जाते हैं।
तो अभी हम कोविड से ही स्टार्ट कर रहे थे कि बच्चों की हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर किस तरीके का असर पड़ा है। तो जो इस समय का जो एटमॉस्फेयर है, कई पेरेंट्स जो हैं बहुत अवॉइड करते हैं कि बच्चों को इस समय जो है बाहर ना ले जाएं। तो किस तरीके से उनको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं वो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किस तरीके से अपना घर का माहौल बनाना चाहिए? मैं तो सभी पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो अपना बच्चों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन को बढ़ाएं, टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ। बिकॉज अगर हम अपसेट हैं, हमारे बच्चे से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं क्योंकि वो लोनली हो गए, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं है, किससे वो शेयर करें अपनी फीलिंग। तो मैं हर पेरेंट को ये बोलूँगी कि एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बना के घर में चलें, जिसमें कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों के साथ मिल के करें। कुछ ऐसा एक्टिविटी रखें जिसमें पूरी फैमिली एक साथ बैठे। कोशिश करें खाने के टाइम हम लोग सब मिल के बैठे। जो बहुत ही अजीब चीज़ है, मेरे को जब मैंने एनालाइज करा, इतने जब क्लाइंट्स मेरे पास आने लगे कि बच्चों की कोई हॉबी नहीं है, और क्योंकि उनके पास कोई हॉबी नहीं है तो उनके पास कुछ करने को नहीं है। और वही एक रीज़न है कि वो बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लो फील करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों के साथ मिलके कोई ना कोई उनकी हॉबी जरूर क्रिएट कराएं, ताकि बच्चे अपनी हॉबी में खुश रहें और कुछ करें, कुछ एक्टिविटी करें। एंड बच्चों को लेके आउटडोर एक्टिविटीज भी जरूर प्लान करें, चाहे बेशक वो संडे ही हो कि संडे इज फैमिली टाइम। कार में बैठ के, मैं कहूंगी कोविड टाइम में हम लोग इतने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपना खाना पैक करके एक छोटी सी ड्राइव के लिए चले जाएं। वही बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग है। एंड वो टाइम है जब हम और बहुत सारी बातें उनके साथ कर सकते हैं। तो कोविड टाइम को एज अ पनिशमेंट ना सोच के एसेट समझे और फैमिली बॉन्डिंग को बढ़ाए। और बच्चों को, वैसे तो जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बच्चे आपके साथ बैठते ही नहीं है, सो अभी तो अच्छा टाइम है कि बच्चों को साथ रखिए और उनको करियर के बारे में बात करें कि इस वर्ल्ड में कितने तरह के करियर्स हैं। एंड इस तरह जनरल नॉलेज के लिए उनको बच्चों को जब आप बात करेंगे तो नेचुरली आप उस तरफ भी उनको ले जाएंगे। सो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो इस समय जिस तरीके से बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं मैम, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो एक प्रेशर अलग से है। और किस तरीके से आपको लगता है कि जो स्टडीज़ हैं वो नॉर्मलाइज हो पाएंगी, और पेरेंट्स को भी उनमें किस तरीके से सहयोग देना चाहिए? इसी पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय जो सिचुएशन है बच्चों को, और साथ में कई अब जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को बुलाना शुरू कर रहे हैं कि अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं उनके, शायद बोर्ड के बच्चों के जो तो उसको किस तरीके से आप इस समय डील करेंगे? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो चल रहा है, जिस तरह का माहौल है, ये हमारा न्यू नॉर्मल है और ये अभी चलेगा। सो हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये 7-8 महीने तो डेफिनेटली चलेगा। सो हमें पहले तो इसी को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन जब क्लासेस की हम बात करते हैं तो बच्चे करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते भी हैं, बट दिन में एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आपकी एक्सरसाइज है, आपकी टीवी टाइम है, आपका फैमिली टाइम है, एंड प्लस आपकी पढ़ाई का टाइम है। स्कूल्स बुला रहे हैं बिकॉज प्री बोर्ड के लिए अब तैयारी हो रही है। मुझे भी पता चला है कि स्टेट में काफी लोग, तो डेफिनेटली अब बड़े बच्चों को बुला रहे हैं, तो बड़े बच्चों को तो हम एजुकेट कर सकते हैं कि आपको कैसे प्रिकॉशंस लेके चलना है। स्कूल्स भी बहुत अलर्ट हैं। हाउएवर वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू बी रेडी, एंड पेरेंट्स शुड सपोर्ट द स्कूल बट मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज सेफ। सो बच्चे को एजुकेट करके ही बाहर निकालें। मगर उसके साथ साथ एक फॉर्म भी फिल कराया जाता है, जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जब स्कूल वाले बुला रहे हैं तो इस तरीके से पेरेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेनी है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए। देखिए, स्कूल अपना सेफ प्ले कर रहा है, स्कूल आपके बच्चे के लिए है, पर बच्चे की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। तो ये एक तरह से, अगर ये फॉर्म जो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है, ये मेरे को तो लगता है बच्चों से ही भरवाना चाहिए, क्योंकि हम उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं कि आप अपने जिम्मेवार खुद हैं। सो पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को, और बच्चों से ये फॉर्म भरवाना चाहिए। तो मैम, जिस तरीके से आप
नॉर्थ केयर नॉर्थ के नाम से भी आप अपना जो इस समय आप डायरेक्टर हैं, वो आप क्लिनिक एक उसमें चलाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस उसमें होते हैं। तो मैम इस समय जो कोविड का सिचुएशन है, किस तरीके से केसेस आपके पास आ रहे हैं और जो इम्पैक्ट बच्चों के मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, जिस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड इस समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे करते हैं, तो क्या ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? बहुत केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट केयर नॉर्थ मैंने आज से कोई 4 साल पहले एक लॉन्च किया था और उसमें मैंने सोचा था कि मैं स्किल बिल्डिंग पर बहुत फोकस करूंगी, क्योंकि हमारी स्टेट में एकेडमिक्स पर बहुत फोकस है, पर अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो काउंसलिंग मुझे पता है क्या है, पर कैसे करनी है नहीं पता है। तो इस तरह से मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स करती थी और प्लस पेरेंटल सेशंस पर फोकस करूंगी। बट कोविड-19 के इसमें मैं देख रही हूँ कि मेरे पास बहुत केसेस ब्रोकन रिलेशनशिप के आ रहे हैं। इट्स वेरी सैड इनफैक्ट कि बहुत सारे ब्रोकन रिलेशंस, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक्स एंड देन छोटे बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो ऑल द टाइम मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं। सो उनकी आईज में डिफेक्ट आ रहा है एंड बच्चा फोन छोड़ने को तैयार नहीं है, बिकॉज उसको किसी ने सिखाया ही नहीं है कि एक लिमिट के लिए तुम्हें फोन दिया जाएगा। सो इस तरह के केसेस बढ़ गए हैं एंड जो यंगस्टर्स हैं और यूथ हैं, क्योंकि वो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अपने घरों में रह रहे हैं, सो एंड वी आर सोशल बीइंग्स, वी वांट टू कनेक्ट। तो जब पेरेंट्स उनको नहीं मिलते हैं बात करने के लिए या रिश्तेदार नहीं मिलते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो बहुत सारे लड़के लड़की आपस में कनेक्ट हो गए एंड बिलीव इट 3 महीने के बाद ब्रेकअप्स कर रहे हैं। सो इट इज लाइक अ फन टाइम कि ओके मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेशन है और तोड़ दिया। सो कहीं हमारी सोसाइटी में ये वैल्यूज और एथिक्स जो है ये अब नीचे जा रहे हैं। तो ये मेरा तो मैसेज रहेगा आपके मीडियम के थ्रू कि पेरेंट्स को कि प्लीज अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाइए एंड कोशिश करिए फैमिली टाइम को इंक्रीज करें, ताकि ये जो इमोशनल वैक्यूम है ये सबका भरे, बड़ों का भी और बच्चों का भी। तो मैम जिस तरीके से सेशन आप करते हैं, नॉर्मल डेज में भी आपके काफ़ी ज़्यादा सेशंस होते थे अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग ट्रेनिंग एकेडमीज़ में भी, तो किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं जो यहाँ की जो टीचिंग कम्युनिटी थी या जिस तरीके से बाकी आप सेशंस करते थे वो किस तरीके से होते थे? मेरा मिशन है कि सबको खुश रखना। सो मुझे लगा कि सबसे पहले और सक्षम रखना, मुझे लगा कि टीचर कम्युनिटी को मुझे तैयार करना है कि वो खुद लाइफ स्किल्स को समझें और आगे जनरेशन को पास ऑन करें अपने बच्चों को। क्योंकि अगर एक टीचर है उसके साथ 50 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो अगर एक टीचर जो है लाइफ स्किल में सक्षम है तो उसके 50 बच्चे लाइफ स्किल में सक्षम है, तो वो कभी गलत नहीं जा सकते। दूसरा है पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल ही नहीं कनेक्ट होते स्कूल के साथ एंड बच्चों के साथ। तो मैं पेरेंटल सेशंस करके उनको ये समझाने की कोशिश करती थी कि कितने इम्पॉर्टेंट है उनका इनपुट बच्चे की लाइफ में और बच्चे से कैसे कनेक्ट करना है। सो वो कोशिश रहती थी मेरी। बच्चों के साथ मैं डेफिनेटली बहुत सेशंस करती थी, वैल्यूज पे, लाइफ स्किल्स पे, जेंडर सेंसिटिविटी पे, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जो हमें रूटीन में अच्छे तरह लाइफ को जीने के लिए चाहिए। एंड साथ ही मैं टाइम मैनेजमेंट, जो अब आई फील सैड कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट बहुत कम लोग सिखाते हैं। सो बच्चा सुबह से लेकर रात तक उसके पास टाइम है, पर उसको ये नहीं पता मुझे करना क्या है और कब करना है। सो अगर वो एक पूरे दिन को स्ट्रक्चर करे, टाइम को मैनेज करना भी एक आर्ट है, तो मेरा इस पर बहुत फोकस रहता था। तो मैम जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात रहते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद नहीं है जिस तरीके से बाकी आप फील्ड में देखते हैं, यहाँ डॉक्टर आपको ज़रूर मिलेगा, मगर साइकोलॉजिस्ट बहुत कम मिलेंगे। मगर क्या लगता है आपको कि किस तरीके से बच्चों की एंग्जाइटी को हैंडल करना यहाँ पर चैलेंज रहेगा? क्योंकि यहाँ पे कई केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि छोटी छोटी एज में छोटे छोटे इश्यूज़ पे बच्चे जो हैं वो सुसाइड तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसे माहौल में किस तरीके से बच्चों को डील करना चाहिए? मैं ये चाहूँगी कि जितने टीचर्स हैं वो ये समझना है कि वो सेमी काउंसलर्स हैं, तो हम सबको ही उठना पड़ेगा, हाथ पकड़ के सभी एडल्ट्स को ये फोकस करना है कि हमें अपनी सोसाइटी को बचाना है, स्पेशली द वनरेबल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। हमारी स्टेट, जैसे हमारे बच्चे जब बाहर की दूसरी स्टेट्स में जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो दिखता है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, बहुत फास्ट मूविंग हैं। हमारे बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट हैं
अंडर कॉन्फिडेंट हैं और डेफिनेटली इंटरपर्सनल रिलेशन में लैक करते हैं। तो मैं तो आपके थ्रू फिर सारे पेरेंट्स को और सारे टीचर्स को कहूंगी कि ये टाइम है अपनी स्टेट को फर्स्ट लाने का पूरे वर्ल्ड में। और वो तभी हो सकता है जब हम सबको ये जुनून हो जाए कि जो बच्चा हमें छुए वो एक कॉन्फिडेंट होलिस्टिक इंडिविजुअल है और हम उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें जैसे कि हम अपने बच्चे की करते हैं। तो ये जब तक हम सब अडल्ट्स एक साथ हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, हम लोग अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको दूसरे लोगों के बराबर नहीं ला पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग सब उठें। तो मैम, क्या आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट का भी इस पे रोल रहता है कि जो डिप्रेशन के केसेस सामने आते हैं, आपने देखा होगा आजकल जो पिछले अगर 4-5 साल की बात हम करें तो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा केसेस की उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो किस तरीके से उसको इसमें हैंडल कर सकते हैं आप? सी अभी बहुत अच्छा है, अपने स्टेट, हमारी जो है स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने टेली हेल्पलाइन शुरू करी हुई है। सो ये बहुत ही है, आओ बात करें करके। अच्छा। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिया है एंड मिसेस अनुराधा हैं जो आपको पता ही है, हेड है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। नाउ बात करें, एक बहुत अच्छा मीडियम है बच्चों के लिए। जिसके भी मन में कोई परेशानी है, ये जो नंबर्स हैं ये फ्लैश कर रहे हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, स्कूल से, हर मीडियम से आपको ये प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पर ये फोन करें, वहां पर ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिस्ट वॉलंटरी बैठे हुए हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं और टीचर्स हैं जो वहां पर रेडी हैं इन बच्चों को हेल्प करने के लिए। तो व्हाट आर द प्रोसीजर्स? दे हैव टू डिस्क्लोज देयर नेम्स? नो, दे डोंट हैव टू। सी, काउंसलिंग इज कॉन्फिडेंशियल। अगर उनका मन करता है तो नाम बताएं, नहीं मन करता तो मत बताएं, बिकॉज काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जो 100% कॉन्फिडेंशियल है। हमारा मकसद है प्रॉब्लम सॉल्व करना। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आइडेंटिटी रोल लें। सो अगर आप अपना नाम नहीं बताते तो डेफिनेटली आप खुल के बात करते हैं काउंसलर से। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फोन करें और अपना नाम बताएं, मैं कहूंगी आप फोन करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं एंड ऑटोमेटिकली कोई ना कोई प्रोफेशनल वहां बैठा हुआ है अक्रॉस जो आपको टेलीफोन से, ये टेली हेल्पलाइन है, सो टेलीफोन पर ही आपको वो बता देता है कि आपकी प्रॉब्लम की क्या सोल्यूशन हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर में आप इस साइकोलॉजिकली, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, और आपको अभी क्या कमियां यहाँ पे लगती हैं कि अगर हम यहाँ पर वो चीज़ें डेवलप करें? आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मेरे मन में यहीं तक रहता है हर वक्त। मुझे याद है 2000 में जब मैं आई थी तो तब तो काउंसलर्स भी नहीं थे, तो बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी और एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ी स्कूल सेटअप में। एंड सीबीएसई को भी मैंने बहुत बारी लिखा और स्टेट बोर्ड को भी मैंने बहुत बारी अप्रोच किया कि काउंसलर्स रखिए। एंड आई एम हैप्पी कि 9 साल पहले सीबीएसई ने पहले मैंडेटरी करा है और अभी 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि स्टेट बोर्ड भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है। बट कमी है, हमारे पास डिपार्टमेंट से बच्चे प्रोफेशनल्स बाहर निकलते हैं, सबके पास एकेडमिक डिग्रीज हैं, स्किल नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी कमी है और मैं तो चाहूंगी कि अगर स्टेट ऐसा कर सके कि यहाँ पर स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स टीचर्स के लिए और साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स के लिए, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट MA डिग्री डज नॉट मीन अ काउंसलर। That's true. MA डिग्री से यू कैन बी अ लेक्चरर, Yes. you could be in looking after the testing part, but for being a counselor there are certain skills which are required. तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसके पास MA डिग्री है, ये काउंसलर है, पर हम स्किल को कभी नहीं तोलते कि उसको वाकई काउंसलिंग करनी आती है। बिकॉज अगर एक रॉन्ग काउंसलर के पास, सो कॉल्ड काउंसलर के पास बच्चा चला जाए तो वो सुसाइड नहीं भी कमिट कर रहा होगा, कर लेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स को डेफिनेटली हमारी स्टेट को थोड़ा फोकस करना चाहिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आओ बात करें, एक मीडियम है टेली काउंसलिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग सेल्स हमें हर डिस्ट्रिक्ट में रखने चाहिए जहाँ की कोई भी जा सकता है और बात कर सकता है। एंड वहाँ पर डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स बैठने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए कि हमको सिर्फ पे चाहिए, सुबह आए और शाम को गए। बिकॉज काउंसलिंग इज नॉट one time job, it's a long drawn process and a person who's sensitive, जो दिल से किसी के लिए फील करता है, एम्पैथेटिक है, जेन्युइन है, वो ही किसी को हेल्प कर सकता है। काउंसलर जो है उसकी जॉब तो इस फील्ड में भी होगी कि जिस तरीके से जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको भी आप किस तरीके से काउंसलिंग करके उन्हें
तो इसका तो वास्ट फील्ड है, बहुत फास्ट फील्ड है। अगर आप तो तभी मैंने कहा कि जो भी काउंसलर है, जब हम उसकी स्किल बिल्डिंग करते हैं, तो जैसे फॉरेन कंट्री में होता है कि हर काउंसलर अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज को चूज करता है और वो उसी में काम करता है। अगर मैं एजुकेशन में जाती हूँ तो मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। मैरिटल काउंसलिंग है, पर्सनल काउंसलिंग है, ड्रग एडिक्शन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ, ये सब अलग अलग तरीके की काउंसलिंग है। मगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक अलग से इंडस्ट्री बनने वाली है? ये ऑलरेडी बन रही है। अवेयरनेस कम है क्योंकि काउंसलर्स कम है, और ये क्योंकि अभी एक काउंसलर वो हर चीज कर रहा है, और 5-6 सालों के बाद ऐसा होगा हर फील्ड में अलग काउंसलर्स होंगे। अगर मुझे मैरिटल काउंसलिंग अच्छी लगती है तो मैं अपने आप को वहीं तक सीमित रखूंगी और मेरा लाइसेंस मैरिटल काउंसलर का होगा। तो मैम, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप एजुकेशन में ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो लास्ट में जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनी है, बहुत से बच्चे आपको देख रहे होंगे, कहीं आपको मेंटर भी मानते हैं, तो क्या आपका मैसेज रहेगा इस समय किस तरीके से डील करना चाहिए उन्हें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज एजुकेशन को भी साथ में लेके? इस वक्त मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि आपके सबके पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। आपको अपने दिन को एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कब करना है। एक टारगेट और टाइम दोनों चीजें सेट होनी चाहिए कि कितने टाइम में मुझे कितना कवर करना है। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये आपकी अपनी डिग्री की आप तैयारी कर रहे हैं। घर में जब आपका एक सुबह उठने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, मोबाइल का फिक्स टाइम होना चाहिए, टीवी के साथ फिक्स टाइम होना चाहिए, एंड पूरे दिन को एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल में फिट कर देना चाहिए। आपके पास आज से लेके, अगर मैं आज 29 है और दिसंबर और जनवरी का टाइम मैं लेती हूँ और फरवरी का लेती हूँ, तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज है। इस 60 डेज में मुझे अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टिप है सब बच्चों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि 60 और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 100 है या 101 है, बोर्ड के एग्जाम के बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, डिवाइडेड बाय 60 पर डे। इतना आपका टारगेट है, इसको करना ही है। अगर इसको करोगे, और अगर ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगी 40 डेज में पूरा खत्म करिए एंड नेक्स्ट 20 डेज में रिवीजन करिए। तो मैम, रैप अप करने वाला था मैं, मगर मेरे को लास्ट में एक माइंड में आ गया कि क्वेश्चन आपसे जाते जाते ज़रूर पूछ लूँ। जिस तरीके से पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम में 95 से अबव ही मार्क्स होने चाहिए, तो तभी आपको सोसाइटी में कहीं एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो इस स्टिग्मा को किस तरीके से आप दिमाग से निकालेंगे? पेरेंट्स को मैं कहूंगी कि अपने हाथ देख ले, 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं है। सब बच्चों की क्षमता भी बराबर नहीं है। मुझे बच्चे को माहौल देना है पढ़ने के लिए, बच्चे को मोटिवेशन देनी है कि वो क्यों पढ़ रहा है, उसका टारगेट क्या है, आफ्टर 5 years वेयर डज ही सी हिमसेल्फ। जब बच्चों को, स्पेशली एडोलेसेंट, नीड जस्टिफिकेशन एंड रीजनिंग, तो जब ये 2 चीजें मैं पूछती हूँ बच्चे को, तो बच्चा खुद सीरियस हो जाता है। और बच्चे को इनकरेज करना है कि स्ट्रक्चर टाइम टेबल करके अपना 5 साल के बाद मैं कहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ, उसको दीवार पर लिख दे। वो बच्चा खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देगा। एंड अगर बच्चे की क्षमता इतनी है तो वो इतना नहीं कर सकता, ये हमें एक्सेप्ट करना है। जैसा भी बच्चा है हमारा है, और जैसा भी है उसको इनकरेज करना है। जैसे विराट कोहली, मैं हमेशा कहती हूँ, हर पेरेंट के लिए मैसेज है, जब वो शॉट मारता है उसको नहीं पता है चौका है कि छक्का है। मैं कहूंगी हर पेरेंट को, बच्चे को बोलो गिव योर बेस्ट, द रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चांद त्रेहान, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बच्चों को कोविड की सिचुएशंस में किस तरीके से डील करना चाहिए, इनका इंटरव्यू ज़रूर आप सुने, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप जुड़े रहें। नेक्स्ट टाइम हम आपको एक नई हस्ती के साथ मिलाएंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।